स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के मतदान की तैयारियां पूरी। बुंदेलखंड की 19 सीटों समेत 53 सीटों पर वोटिंग कल। मैदान में 199 निर्दलीय समेत 680 उम्मीदवार। यूपी के बाकी चरणों के लिए भी प्रचार तेज। मायावती ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। गुलाम नबी आजाद को जीत का भरोसा। मणिपुर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अपील। चुनाव आयोग की टीम से मिले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। कांग्रेस की नगा बहुल इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग। चुनाव आयोग ने जारी किए उत्तराखंड मतदान के आंकड़े। 68 नहीं 63.6% हुई थी वोटिंग। 15 फरवरी को 69 सीटों पर डाले गए थे वोट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 12 जिलों की 53 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौर में रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर के अलावा जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों की सीटें शामिल हैं। इस दौर में 199 निर्दलीय समेत 680 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 61 महिलाएं शामिल हैं। बीएसपी 53, बीजेपी 48, समाजवादी पार्टी 33 और कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2012 में इन 53 सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को 24 सीटों पर सफलता मिली थी। इसके अलावा बीएसपी ने 15, कांग्रेस ने 6, बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी, जबकि 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी। इससे पहले कल शाम चौथे दौर के लिए चुनाव प्रचार थम गया और अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। चौथे दौर के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश ने कहा कि चौथे दौर में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह मुस्तैद है। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश। सर, 3 चरण अब पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण के लिए अब स्टेज सेट है। किस तरह की तैयारी है कमीशन की ताकि फ्री और फेयर पोल्स कराए जा सके? चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के फर्स्ट लेवल चेकिंग हो, वीवीपैट्स हो, पूरा स्टेशनरी, पूरा इंक, सील्स, हर चीज जो है। इसके अलावा हमारा मैनेजमेंट जो कहते हैं, पोलिंग पर्सनल का रैंडमाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, जिससे हम पोलिंग पार्टीज को ऑब्जेक्टिवली बनाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और हमारे फोर्स का, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स है। एवरीडे हमारा एक्शन जो है रिपोर्ट आता है, कितना काम हुआ है, और लास्ट 2 मंथ्स में अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है। सर, पिछले 3 चरणों में कुछ ऐसी घटनाएं थी जहां पर पेड न्यूज का मामला सामने आया, धनबल, बाहुबल। अब ऐसा ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? पेड न्यूज के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज भी है, स्टेट लेवल कमिटीज भी है, और जहां जहां शिकायत हुआ, जहां सही पाया गया, कार्रवाई भी किया गया है। 24/7 हमारा फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स है, हमारा स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स है। इसके अलावा पुलिस का अलग से एक फॉर्मेट है जो एग्जैक्टली कितना कार्रवाई हुआ है वो भी होता है, और एक बड़ा यूनिक है पुलिस का एक ऐप भी हम लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने बनाया, जिससे हर थाने वाइज क्या कार्रवाई हुआ उनको मिलता है एवरीडे। वोटर टर्नआउट तो बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शहरी मतदाता हैं उनमें जागरूकता और उत्साह की कमी देखी गई है। चौथे चरण में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए आप क्या करेंगे? मैं आपको फर्स्ट ये कहूंगा, तीनों चरणों में हमारा पोलिंग परसेंटेज 14 और 12 से हायर हुआ है, अर्बन में भी, रूरल में भी। रूरल में ज्यादा अच्छा है परफॉर्मेंस में। हमें अर्बन वुमेन और अर्बन यूथ को ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए, और हमारा जो बचा हुआ फेजेस, इस पे हम फोकस करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस समय हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र सिंह शोरान झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं पंचानन मिश्रा चित्रकूट में मौजूद हैं। इन दोनों संवाददाताओं का हम रुख करेंगे। पंचानन, पहले आपके पास आऊंगी।
चित्रकूट के हालात, थोड़ा समीकरण हमें बताइए। और कहा जाए कि अगर पूरे बुंदेलखंड की नजर मानिकपुर सीट पर है तो क्या कहना ये गलत होगा? बीएसपी के 2 पूर्व मंत्री हैं, वहीं संपत पाल भी मैदान में हैं, गुलाबी गैंग की सरगना रही हैं वो। कितना दिलचस्प मुकाबला है? जी हाँ, देखिए बुंदेलखंड की 19 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। कुल मिलाकर 53 सीटें हैं, लेकिन बुंदेलखंड की 19 सीटें इसमें शामिल है। और हम इस वक्त चित्रकूट जिले में हैं। चित्रकूट जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, चित्रकूट और मानिकपुर। और जहां तक मानिकपुर की बात आपने कही तो बात ठीक है, क्योंकि ये इलाका जो है वो डकैतों से पीड़ित रहा है। और वो एक बैकग्राउंड, वीर सिंह का जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार के जीते हुए विधायक हैं, तो यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनका भी कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड है, और जिसके लिए एहतियात जो है ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये इलाका ही कुछ ऐसा रहा है, दुर्गम एरिया रहा है, जिसके बाद इसमें सुरक्षा एहतियात की जरूरत पड़ी है। लेकिन हाँ, ये कह लीजिए कि तीनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी, तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण में बीएसपी का जो एरिया माना जाता है कि जो जातिगत समीकरण है वो यहाँ हमेशा हावी रहते हैं, जो विकास पर फिलहाल पंचानन से हमारा संपर्क टूट गया। झांसी सीधा रुख करेंगे, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता रवीन सिंह शुरान। रवीन, लगातार झांसी में आप दौरा कर रहे हैं, समझना चाहेंगे अगर पूरे बुंदेलखंड की बात करें, यहाँ मुद्दों की लंबी फहरिस्त है, भूख की बात करें, गरीबी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, लेकिन क्यों एक तरह से कहा जाए वैचारिक और सामाजिक परिवर्तन की जिस तरह की जरूरत बुंदेलखंड को है, वो एक आंदोलन का रूप नहीं ले पाते? चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन चुनाव आने तक फिर वही जात पात की गोलबंदी और कहीं ना कहीं कहा जाए जो राजनीतिक दलों का राजनीतिक स्वांग है उसमें ही कहीं ना कहीं मिलकर रह जाते हैं लोग। जी बिल्कुल, जिस जगह झांसी में हम लोग खड़े हैं, 1857 के वक्त में एक बहुत बड़ा ये आजादी के आंदोलन का एक केंद्र रहा है, लेकिन बावजूद उसके इतना कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में करने के बावजूद भी झांसी और ये आसपास का जो बुंदेलखंड का इलाका है बहुत पिछड़ा हुआ आज भी है। ये इतना पिछड़ा हुआ इलाका है जिसकी कंपैरिजन अगर हम करें तो वो कोरापुट और कालाहांडी जो इलाके उड़ीसा के हैं उतना पिछड़ा हुआ ये एरिया है। आज भी आजादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद भी लोगों को यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, उसके लिए इन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। किसान की हालत सबसे ज्यादा खराब है। जो प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आई, एक लंबे समय से अकाल पीड़ित ये क्षेत्र रहा है। उसके पहले डकैतों का इस इलाके में बहुत प्रभाव रहा था। कानून व्यवस्था लगातार एक लंबे अरसे तक यहाँ पर चौपट देखी गई थी। इन सब त्रासदियों से निकलने की कोशिश लगातार बुंदेलखंड कर रहा है। हर चुनाव में यहाँ का निवासी उम्मीद लगाता है कि आने वाली जो सरकार होगी वो शायद इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करे, लेकिन भाषणों में लगातार ये चीज देखी गई है। बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री भी रैलियां को संबोधित करके गए हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष भी यहाँ पर आए, बीएसपी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री सब लोग यहाँ पर रैलियां करके गए हैं। बुंदेलखंड के मुद्दों को जरूर उठाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है उसके बाद मुद्दे वहीं के वहीं पाए जाते हैं। करीब 32 लाख लोग अगर कहें एक लोकल सर्वेक्षण एजेंसी के हिसाब से, तो 32 लाख लोगों ने यहाँ से पलायन किया है रोजगार, शिक्षा के लिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका निराकरण यहाँ की जनता चाहती है। काफी रोष यहाँ पर लोगों में है। एक जो और बड़ा मसला यहाँ पर देखने में आ रहा है कि बुंदेलखंड को राज्य बनाने के लिए लगातार संघर्ष यहाँ के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा इस बार में भी ये मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। बात जरूर हो रही है अलग बुंदेलखंड की, लेकिन बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर कितनी बदलेगी, कितना जो तमाम प्रत्याशी हैं इन पर काम करेंगे और कितना जनता इन मुद्दों को जहन में रखकर वोट देने जाएगी। कल वोटिंग है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पंचानन आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनता को लुभाने में लगे हैं। 5वें दौर में 11 जिलों की 51 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर शामिल हैं। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच में सभा करेंगे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद भी आज बहराइच में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गोरखपुर चुनाव में प्रचार करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। मायावती पहले सिद्धार्थनगर और इसके बाद फैजाबाद में रैली करेंगी। वहीं 5वें दौर के लिए प्रचार इन दिनों जोरों पर है। बीएसपी प्रमुख मायावती की भी इस दौर की 52 सीटों पर खास नजर है। उन्होंने गोंडा में रैली करते हुए बीजेपी पर तीखे हमले किए। बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आशंका जताई कि वो आरक्षण को खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही हैं। मैं समझती हूं कि नहीं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने 3.25 साल के केंद्र सरकार के शासन को नाकाम करार दिया। मायावती ने कहा कि सरकार ने विफलता को ढकने के लिए नोटबंदी का फैसला किया ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक भी वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। वजह से अब लोग उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग अब भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। मायावती ने कहा कि किसी भी तरह वो उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने में सफल नहीं होंगे। उन्होंने आशंका जताई कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडे के तहत आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में ही लगी हुई है। मायावती ने दावा किया कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो गरीब सर्वणों और अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण देने के लिए केंद्र पर दबाव डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार चुनाव में हार से बीजेपी ने सबक नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण हटाने की बात कही थी और यूपी चुनाव से पहले मनमोहन वैद्य ने उसी बात को दोहराया है। लालू यादव ने आरोप लगाया कि आरएसएस आरक्षण विरोधी है और बीजेपी उसके एजेंडे को पूरा करने की फिराक में है। यूपी का जब चुनाव शुरू हुआ तो एमएम वैद्य है आरएसएस का प्रवक्ता, मतलब प्रवक्ता की वाणी नहीं थी तो पूरी आरएसएस की थी कि हम आरक्षण को रिव्यू करेंगे, रिजर्वेशन को। तो ये नस्ल भेद और जाति के आधार पर ये देश का बंटवारा चाहते हैं और गद्दी पर बैठना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि पार्टी में झगड़े की कहानी पिता पुत्र ने मिलकर लिखी थी। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमर सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव से अखिलेश का राजनीतिक संघर्ष पूरी तरह ड्रामा था और इसकी स्क्रिप्ट खुद नेताजी ने ही तैयार की थी। पहले समाजवादी पार्टी में उथल पुथल देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अपने पिता मुलायम सिंह यादव से पार्टी में नेतृत्व को लेकर झगड़ा खुलकर सामने आया था। उस समय अखिलेश यादव और उनके चाचा रामगोपाल यादव एक खेमे में नजर आ रहे थे, जबकि दूसरे खेमे में मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल यादव थे। अमर सिंह उस समय मुलायम खेमे में थे। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना वाजपेयी को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर यह फैसला लिया गया। रंजना वाजपेयी को इससे पहले राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। समाजवादी पार्टी से पहले रंजना कांग्रेस और बीएसपी में भी रह चुकी हैं। रंजना वाजपेयी के बेटे हर्षवर्धन वाजपेयी समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलाहाबाद उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद जीत को लेकर आश्वस्त हैं। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के आमने सामने रहने से चुनाव पर खास असर नहीं होगा। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी श्री गुलाम नबी आजाद। सर, एक समय में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद गठबंधन को बढ़त हासिल हो सकती है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि मोमेंटम जो है वो धीमे पड़ गया है। मोमेंटम बिल्कुल बराबर जारी है और मेरे ख्याल में जो जो नजदीक इलेक्शन आएंगे अपने अंतिम चरण की तरफ, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें फेज की तरफ, तो मोमेंटम और भी बढ़ेगा।
पहले और सेकंड फेज में तो बिल्कुल आंधी थी। लेकिन कुछ सीटों में आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में जो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है वो दोनों ही पार्टियों को महंगा पड़ेगा। मैं नहीं समझता 5 से 10 सीटों के अलावा हमारा मैक्सिमम जो है सबसे ज्यादा है वो 10 सीटें हो सकती हैं, वरना कम से कम 5 सीटों पर ऐसा फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट होगा। और जब आप 403 सीटें देखेंगे तो उसमें ये 5, 7, 10 सीटें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो 10 सीटों में से 6 तो किसी न किसी पार्टी या उनके जीतेंगे, हमारे जीतेंगे, तो जीत तो हम ही दो के बीच में होगी। एक तरफ तो आपका मुकाबला बीजेपी और बीएसपी जैसी मजबूत पार्टियों से, दूसरी तरफ मुलायम सिंह लगातार नाखुशी जाहिर कर चुके हैं इस गठबंधन पर। कितना मुश्किल है आपके लिए रास्ता? मैं नहीं समझता कि उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। और पहले तो वो बहुत ज्यादा नाखुश थे, लेकिन अब वो उन्होंने कहना बंद कर दिया है। लेकिन ये तो तय हो पाया था जब परिवार के बीच में लड़ाई थी, तो उसमें लोगों को संदेह था कि किसके साथ लोग हैं, और वो मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया कि 99% लोग हैं वो मुख्यमंत्री के साथ हैं। और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने भी सिंबल उन्हीं को दे दिया। तो मेरे ख्याल में जो भी सापा का आदमी है वो 99.9% वो अखिलेश यादव जी के साथ ही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भी कल वोटिंग है। राजनीति के मामले में फतेहपुर ऐतिहासिक जगह है, लेकिन विकास के मामले में इसकी कहीं गिनती नहीं होती। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह यहां से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन फतेहपुर गुमनाम, सुस्त और दशकों से विकास की उम्मीद पाले हुए एक जिले की तरह ही नजर आता है। अब चुनाव एक बार फिर सामने है तो जनता बिजली, सड़क, पानी और रोजगार से लेकर सीवर लाइन की मांग फिर कर रही है। फतेहपुर के लोगों की आंखों में आज भी विकास का सपना है। शहर के दोनों तरफ गंगा और यमुना बहती है, लेकिन शहर के बीचों बीच सिर्फ नालियां, गंदी नालियां और कूड़े का ढेर फतेहपुर की आम तस्वीर है। 27 साल पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यहां सीवर लाइन का शिलान्यास किया था, लेकिन काम वहीं दबा रह गया। सीवर लाइन तब भी मुद्दा था और आज भी यहाँ के लोग सीवर लाइन की आस पाली हैं। सड़कें खराब है, सीवर लाइन खराब नहीं है भाई। यहाँ पर फतेहपुर में बहुत दिक्कत, पानी बरसात में गड्ढे बहुत पानी भर जाता है। सड़कों की स्थिति देख लीजिए आप कभी भी किसी भी सड़क पे चले जाइएगा आपको गड्ढे मिलेंगे। अभी तमाम शहर की सड़कें देख लीजिए, नई सड़कें बनी 6 महीने में। कुछ समझ में नहीं आता किस मानक पे काम होता है, कैसे कहाँ होता है, क्या पैसा आता है, कहाँ जाता है, कुछ नहीं समझ में आता है। सबसे पहली समस्या तो यहाँ पानी की निकासी की है। सीवर लाइन होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। हमारे बच्चे नवयुवक कहाँ जाए पढ़ने, हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं कि कहीं हॉस्टल में रख के पढ़ा सके। मामला सिर्फ सीवर लाइन का ही नहीं है। फतेहपुर के लोगों के पास दिक्कतों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण भी साफ दिख रहा है। ये मेरा पूरा विश्वास है भाई। यहाँ पे बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है कायदे की। सभी प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं जिनमें मनमानी तरीके की फीस वसूली जाती है और बच्चों का शोषण होता है। वहाँ पे अच्छे शिक्षक भी नहीं है और न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, न कोई शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ की किसी चीज की समस्या, सफाई की समस्या ले लीजिए, शिक्षा की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या हर आदमी के लिए है। सफाई की समस्या है, बिजली तो चलिए अभी ठीक ठाक चल रही है अखिलेश सरकार में, बाकी अन्य व्यवस्थाएं सब चरमराई हुई है। सरकार जो नीतियाँ है, जो तुष्टिकरण नीतियाँ हैं, उनका कहना है कि जो भी काम हो सबके लिए समान रूप से हो, और जो यहाँ की सरकार है वो करती है किसी का तुष्टिकरण करती है, किसी को बिल्कुल निगेटिव कर देती है। मैं चुनाव के बारे में तो सिर्फ अखिलेश को सोचता हूँ। कारण क्या है? इसलिए कि अखिलेश ने विकास दिया है, अब वादा करके भी गए हैं। भाई तो उनकी सरकार बनती है तो जितने वादा है वो पूरे करेंगे। फतेहपुर में 6 विधानसभा सीट हैं। इसमें समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी सबका 2-2 सीटों पर कब्जा है। इस बार सभी पार्टियों ने बढ़त बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है।
यूपी में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन विकास फतेहपुर से कोसों दूर नजर आता है। एक विडंबना ये भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस सीवर लाइन को बिछाने का वायदा यहाँ किया था, वो आज तक उनके 2 बार सांसद रहने के बावजूद पूरा नहीं हुआ। विडंबना ये भी है कि यहाँ पर विकास के मुद्दे पर अब ध्रुवीकरण हावी नजर आ रहा है। फतेहपुर में कैमरा सुशील कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में रह रहकर राम मंदिर का मुद्दा उछाला जाता रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा मंदिर निर्माण की तारीख नहीं बताई जा सकती। राम मंदिर को लेकर गहमागहमी के बीच आपको दिखाते हैं श्री राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां किस हाल में हैं, जहां बीते 25 साल से मंदिर निर्माण के लिए सामग्री जुटाने का काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला किसी वीरान फैक्ट्री सी नजर आती है। यहाँ मंदिर के प्रस्तावित मॉडल के अनुसार करीब 2.25 लाख घनफुट पत्थर तराशने का काम किया जाना है। मंदिर के लिए 212 खंभों का निर्माण भी होना है, लेकिन यहाँ इक्के दुक्के कारीगर ही नजर आते हैं। यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ और एक पत्थर बनाने में 1 साल लगता है, पूरा पत्थर फाइनल करने में। इस कार्यशाला में 1990 से ही मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। तब यहाँ 80 से 85 मजदूर एक साथ काम करते थे। पत्थरों की कटाई के लिए बड़ी मशीनें लगाई गईं। बिजली के लिए जनरेटर भी लगाया गया था, लेकिन साल 2007 के बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। यहाँ पर एक तो पत्थरों को रखने में दिक्कत आ रही थी, दूसरा ये कि जिन पत्थरों पर नक्काशी होनी है उसमें मूर्तियां बननी है, खम्भों पर 16-16 मूर्तियां बननी है। उन मूर्तियों में जो है अगर थोड़ा से भी हाथ लगाया जाए तो टूट सकती है, और उनको अगर वहां पर पहुंचाने की बात आती है तो वह कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होंगी। पत्थर काटने की ये मशीन कई महीनों से नहीं चली है। हालांकि 1-2 मजदूर यहाँ नक्काशी करते जरूर नजर आते हैं। कार सेवकपुरम में सैकड़ों पत्थर कई सालों से तराश कर रखे गए हैं। ये नक्काशीदार पत्थर अब काले पड़ने लगे हैं। एक पत्थर के ऊपर दूसरे को रखने से कई टूट फूट भी गए, जिन्हें वक्त पर इस्तेमाल में लाने से पहले काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। थोड़ा मंदिर का काम धीमा चल रहा है, हालांकि निर्माण का काम अब भी जारी है। कारीगर काम करते हैं, लेबर मजदूरी भी है, और वही कोर्ट के फैसले का इंतजार है। पत्थर काटने की मशीन पिछले कई महीनों से खराब पड़ी है और उसका कोई ऑपरेटर भी फिलहाल नहीं है। जाहिर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ भी गया तो मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की कटाई छटाई और उन पर नक्काशी में कई साल और लगेंगे। कैमरामैन सुदीप्तो दास के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, अयोध्या। और अब बात मणिपुर की। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को मणिपुर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिया है। कल राजधानी इम्फाल में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात करके इसकी अपील की थी। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से नगा बहुल इलाकों में ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात करने का अनुरोध किया ताकि लोग बेखौफ होकर मतदान कर सकें। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने चुनाव की तैयारियों पर संतोष जताया है, तो टीएमसी ने पहाड़ी इलाकों के अपने उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। एक नजर उत्तराखंड पर। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रतिशत के नए आंकड़े जारी किए हैं। 15 फरवरी को जारी मतदान प्रतिशत के 68% के आंकड़ों में 6 दिन बाद सुधार करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रदेश में इस बार सिर्फ 65.64% ही मतदान हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस बार का मत प्रतिशत 2012 के विधानसभा चुनाव में हुए 67.22% मतदान के आंकड़े को भी नहीं छू सका। मतदान वाले दिन प्रदेश निर्वाचन कार्यालय ने शाम 5 बजे तक पूरे प्रदेश में 68% के साथ मतदान प्रतिशत का नया रिकॉर्ड बनने की बात कही थी। 15 फरवरी को प्रदेश की 69 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि बीएसपी के प्रत्याशी की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद कर्णप्रयाग सीट पर स्थगित हुआ मतदान अब 9 मार्च को होगा।
और बात पंजाब की। पंजाब में बीते 4 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 127 करोड़ रुपए की नकद राशि, शराब, नशीले पदार्थ समेत कई चीजें जब्त की गई हैं। हालांकि चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दा रहे नशीले पदार्थ की जब्ती 2012 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई जब्ती के मुकाबले सबसे कम रही है। आयोग की ओर से नियुक्त निगरानी टीमों ने इन चुनाव के दौरान 57 करोड़ 66 लाख रुपए नकद राशि बरामद की, जो 2012 के विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव से ज्यादा है। इस साल विधानसभा चुनाव में निगरानी टीमों ने 4,25,000 लीटर शराब जब्त की, तो करीब 164 किलोग्राम सोना और 26.5 किलोग्राम चांदी भी जब्त हुई है। जब्त हथियारों की संख्या 298 रही है। और इसी के साथ फिलहाल हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए वर्डिक्ट 2017। नमस्कार।